हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, कल के क्लास में हमने आपको ताप तथा तापमापी के बारे में बताया था। ये बताया था कि तापमापी दो प्रकार का होता है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब आज पढ़ाएंगे ऊष्मा क्या चीज होती है। तो इसको पहले प्रयोग के माध्यम से ऊष्मा को समझें कि एक भगोना पानी लेकर के और उसको गैस पर या स्टोव पर आप गर्म करें, और जब खूब गर्म होने लगे तो उसके ऊपर जो है प्लेट रख दें, यानी प्लेट से उसको ढक दें। तो हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद उस भगोने के ऊपर जो प्लेट रखी हुई है वह ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि और ऊपर नीचे जब होती है तो उसमें क्या निकलती है, भाप निकलती है। और जब और अधिक पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है, और उस वाष्प में इतनी शक्ति रहती है कि वह ढक्कन को ऊपर नीचे करने लगती है, खट 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 करने लगता है वो ढक्कन जो है। तो भाप द्वारा प्लेट के ऊपर नीचे करने की जो क्षमता होती है वह ऊष्मा से प्राप्त होती है, अर्थात ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी भाप कैसे बनी, जब आपने पानी को ऊष्मा दिया और उससे भाप बनी। अब भाप में इतनी शक्ति है कि वो ढक्कन को हटा दे रही है। बच्चों, इसी सिद्धांत पर जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। भाप का इंजन बनाने वाला कौन वैज्ञानिक था, जेम्स वाट। उसने भी अपने घर में देखा था कि ये पानी की जो वाष्प है वो ढक्कन को बार बार हिला रही है, और उसको समझ में आ गया कि इस भाप में शक्ति है। तो उसी आधार पर उसने जो है भाप का रेल का इंजन बनाया था। तो ऊष्मा जो होती है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब दूसरा एक हम देखें प्रयोग जो है ऊष्मा के बारे में, कि एक बर्तन में ठंडा पानी ले लें बच्चों, और तापमापी से उसका ताप हम नोट कर लें, नाप लें। अब कोई एक लोहे की छड़ है या लोहे का टुकड़ा है, उसे हम आग में खूब गर्म कर दें। जब खूब गर्म हो जाएगा तो उसे फिर उस पानी में डाल दें, और तब फिर पानी के ताप को पुनः हम नापें। तो हम देखेंगे कि पहले यानी बर्तन में जो पानी रख करके उसका ताप नोट किए थे उसका अलग ताप आता है, और लोहे को गर्म करके उसी बर्तन वाले पानी में डालते हैं और फिर नापते हैं पानी का ताप, तो उसका ताप अलग आता है। यानी दोनों के तापमापी के पाठ्यांकों में अंतर आता है। इसका मतलब है कि जो लोहे का टुकड़ा गर्म किया गया था उससे ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह ठंडे पानी की ओर होता है। भाई, गर्म लोहे का टुकड़ा था, जब उसे ठंडे पानी में डालते हैं तो जो लोहे के टुकड़े की गर्मी थी
गर्मी का मतलब उष्मीय ऊर्जा थी, वह कहाँ चली गई? पानी के अंदर चली गई। इस प्रकार से ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की तरफ होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा कहां से कहां होगा? अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, क्योंकि लोहे के टुकड़े को गर्म किए थे तो उसका ताप अधिक हो गया था, और जो ठंडा पानी था उसका ताप कम था। और जब लोहे के टुकड़े को पानी में डाले तो क्या हुआ? यानी लोहे के टुकड़े का ताप अधिक है, इसलिए वहां से ऊष्मा का प्रवाह किधर गया? पानी के अंदर गया, जिससे पानी का ताप क्या हो गया? बढ़ गया। अब इस ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा को नापते किस यूनिट में है? जैसे आप हर चीज को अलग अलग मात्रक में नापते हैं। आप कोई ठोस वस्तु है तो उसको नापना होता है तो आप उसे किलो में, किलोग्राम में, ग्राम में नापते हैं। बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं आप तो किलोग्राम में लेते हैं, और कोई द्रव है तो उसको किस में नापते हैं? लीटर में। तेल है, दूध है, उसको नापते हैं लीटर में। समय को आप जो है नापते हैं मिनट में, सेकंड में, घंटा में, दिन में। उसी तरह से ऊष्मा की का जो मात्रक होता है, ऊष्मा की जो माप होती है, वह जूल में की जाती है। किसमें की जाती है? जूल में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का मात्रक क्या होगा तो क्या उत्तर बताएंगे? जूल होता है। अब जूल के अतिरिक्त भी कई और मात्रक होते हैं, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी, ये भी उसके मात्रक होते हैं। अब एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। एक कैलोरी बराबर है 4.18 जूल होता है। अब एक कैलोरी की परिभाषा क्या बनती है? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो ये हो गया ऊष्मा का मात्रक। अब है ऊष्मा का जो मापन है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले ही जान ले बच्चों कि ऊष्मा का जो मापन है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। एक है ऊष्मा की मात्रा जो होती है वह जो जिस वस्तु को आप ऊष्मा देते हैं उस वस्तु की मात्रा कितनी है। यदि वस्तु की मात्रा पर, तापांतर पर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। 3 बातों पर। एक हो गया वस्तु की मात्रा पर, दूसरा हो गया तापांतर पर, और तीसरा हो गया वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा पर। अब हम पहले आपको बताएंगे कि वस्तु के द्रव्यमान पर ऊष्मा की मापन की निर्भरता कैसे होती है। अब प्रयोग देखें। 1 कप पानी को उबालने के लिए आप उसको भगोने में रख दें और उसको गर्म करें तो देखेंगे बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा।
और एक भगोना पानी आप जो है गैस पर रखते हैं, तो वह धीरे धीरे देर में गर्म होता है ना बात। एक कप पानी को गर्म करें तो कम समय लगेगा, एक भगोना अधिक पानी गर्म करें तो अधिक समय लगेगा। यानी एक कप पानी को उबालने के लिए कम उष्मा देनी पड़ती है और एक भगोने पानी को गर्म करने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। माने कितनी मात्रा है, वस्तु की मात्रा पर। वस्तु की मात्रा कम है तो कम उष्मा देना पड़ेगा, और वस्तु की मात्रा ज्यादा है तो अधिक उष्मा देना पड़ता है। इसलिए किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब दूसरा जो पॉइंट है कि तापांतर पर भी जो है ये निर्भर करती है। तो इसके लिए क्या करें, कांच के 2 बीकर लें और दोनों में आधे भाग तक पानी भर लें। अब एक बीकर के पानी का थर्मामीटर से हम क्या करें, ताप नोट कर लें। यह ताप उस जल का प्रारंभिक ताप होता है। अब उस बीकर को स्प्रिट लैंप पर रखकर गर्म करें और गर्म करते जाएं, और प्रारंभिक ताप से जब वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तब हम ताप वृद्धि में कितना समय लगा उसको नोट कर लें। समझे जरा, बीकर में पानी लिया था, उसको थर्मामीटर से उस पानी का ताप नोट कर लिया, मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। और फिर उसे हम गर्म करें और इतना गर्म करें कि 20 डिग्री और अधिक बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए, 50 डिग्री टेम्परेचर उसका हो जाए। अब समय भी घड़ी से देखेंगे कि जब हमने ठंडे पानी का ताप नोट किया था तो 20 डिग्री सेल्सियस था कै बजे कै मिनट पर, और जब उसे गर्म कर रहे हैं अब 50 डिग्री हो गया, यानी 30 से कितना हो गया, 50, यानी 20 डिग्री बढ़ गया। तो कितने समय में बढ़ गया, मान लो कि 10 मिनट लगा, तो वह समय आप क्या करने, नोट कर दें। अब दूसरे वाले बीकर में जो आपने आधा पानी रखा है उसको भी गर्म करें और जल के प्रारंभिक, क्योंकि उसका भी प्रारंभिक ताप मान लो वही रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा जब आप नापेंगे तो, और उसको इतना गर्म करें कि वह 40 डिग्री अधिक हो जाए, यानी 30 से कितना हो जाए, 70 डिग्री हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि इस 30 से 70 डिग्री होने में अधिक समय लगता है और पहले वाले में 30 से 50 होने में कम समय लगता है। इसका मतलब है कि जो ऊष्मा है वह ताप पर भी निर्भर करती है, तापांतर पर, यानी समय पर। भाई अधिक समय तक आप गर्म करेंगे, समय अधिक लग रहा है तो ऊष्मा अधिक जो है लगेगी, और समय कम रहेगा तो ऊष्मा जो है कम लगेगी। तो इसका मतलब है कि जो ऊष्मा की मात्रा है वह वस्तु के तापांतर पर भी निर्भर करती है। अब है तीसरी चीज, विशिष्ट ऊष्मा की बच्चों।
यहां पर है कि 2 बीकर लिया है कांच का अलग अलग, एक में आधे बीकर तक पानी भर लिया और दूसरे बीकर में आधे तक सरसों का तेल रख लिया और बीकर दोनों को जो है हमको गर्म करना है बराबर समय तक। तो दोनों बीकरों को बारी बारी से स्प्रिट लैंप पर 3-3 मिनट तक गर्म करते हैं। भाई 3 मिनट तक पानी को गर्म किया, उसको उतार लिया और उसका टेम्परेचर नोट कर लिया और जो तेल है उसको भी 3 मिनट तक गर्म किया और गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर नोट कर लिया। तो हम ये देखते हैं कि तेल का टेम्परेचर अधिक आता है, यानी तेल का ताप अधिक होता है। जबकि आपने देखा था कि दोनों की मात्रा बराबर थी, आधा बीकर पानी भी था और आधा बीकर तेल भी था। दोनों को बराबर समय तक गर्म किया, 3 मिनट तक पानी को भी गर्म किया और 3 मिनट तेल को भी गर्म किया। तो हम देखते हैं जब ताप नापते हैं तो पानी का ताप कम आता है और तेल का ताप क्या जाता है, अधिक आता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। यानी पानी का ताप अधिक अलग आएगा और तेल का ताप अलग आएगा। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान, तापांतर और उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। तो तीनों बातें हो गई, एक पदार्थ के द्रव्यमान पर, दूसरा तापांतर पर और तीसरा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। तो किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अतः ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। क्या होगी, ताप वृद्धि। जैसे इसको हमको लिखना होगा बच्चों कि आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा है वह क्या होगी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि जैसे पदार्थ है यानी Q ऊष्मा की मात्रा बराबर ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे ताप वृद्धि या तापांतर। इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T। तो ये जो है, जैसे मैंने ये लिखा है, दिखाई दे रहा है, ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, ये है पदार्थ का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे तापांतर, यानी Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T। तो इस तरह से बच्चों आज का
ये क्लास समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू।